दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जो अपना टॉपिक चल रहा था ऊतक, उसमें अब जो संयोजी ऊतक का अगला पार्ट यानी ब्लड, जो रक्त पढ़ेंगे। अब रक्त एक खुद यानी स्पेशल खुद भी एक विस्तृत टॉपिक है। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रक्त रहेगा, यानी ये संयोजी ऊतक में भी आता है और पर्सनल खुद भी एक अपना अलग ही टॉपिक है। तो रक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपना स्पेशल टॉपिक रक्त। तो रक्त क्या होता है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये क्षारीय होता है, पानी से मोटा और भारी होता है। और रक्त क्या करता है? आंतरिक जो अपना तापमान है या अपनी आंतरिक वातावरण है उसको बाह्य वातावरण से अलग रखता है, यानी सेतु का काम करता है। आंतरिक और बाह्य वातावरण के मध्य सेतु का काम करता है। क्यों? अंदर का शरीर का टेम्परेचर अलग है और बाहर जो वातावरण का टेम्परेचर है वो अलग है। उसको जो उनके मध्य है जो कॉम्बिनेशन का काम करेगा वो भी रक्त ही करेगा। दोस्तों, जो आज अपन जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो वन लाइनर क्वेश्चन के आधार पर पढ़ेंगे, यानी प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन होगा। ये अपन इसमें कोई ज़्यादा डायग्राम की बात नहीं है, इसमें जो समझने की बातें हैं वो इंपॉर्टेंट बातें रहेगी। तो प्रत्येक लाइन को आप ध्यान से पढ़े, क्योंकि हर एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो उसी को मद्देनजर रखते हैं अपन इसको ध्यान देंगे। तो दोस्तों, आज जो पहला है कि रक्त क्या है, तो रक्त का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा कि रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा रक्त एक क्षारीय विलयन है। रक्त एक क्षारीय विलयन है, यानी इसकी अम्लता कैसी है? इसकी पीएच मान क्या है? तो 7.4, यानी ये क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता, यानी क्षारीय है, क्षारीय विलयन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा यह शरीर के बाहरी और आंतरिक वातावरण के मध्य सेतु का काम, यानी बंधन का काम, सेतु का काम करता है। यह भी अपने को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो ये क्या करता है? सेतु का काम करता है। इसके अलावा जो ब्लड है, जो रक्त है, ये पानी से मोटा और भारी होता है। ध्यान रखना, जल से मोटा और भारी होता है कौन? ब्लड। तो अगला पॉइंट कौन सा होगा? ये है जल से मोटा और भारी होता है, यानी ये जल से मोटा होगा और क्या होगा? भारी होगा। अब जो ब्लड है, जो रक्त है, वो पुरुषों में कितना पाया जाता है? तो पुरुषों में कुल वजन का 8% पाया जाता है। पुरुषों में कुल वजन का, यानी जितना वजन है उसके शरीर में उसका 8%, और महिलाओं में कुल वजन का 7% पाया जाता है। तो दोनों पॉइंट ये भी नोट करो। ये है पुरुषों के कुल वजन का 8% होता है। 8% होता है। इसके अलावा महिलाओं के कुल शरीर वजन का 7% होता है। मान लो किसी का बॉडी वेट कितना है, तो किसी का बॉडी वेट मान लो कितना परसेंट है? 80, मान लो 60 किलो है। किसी का बॉडी वेट कितना है? पुरुष है, मान लो कोई पुरुष है। ये क्या है? कोई पुरुष है, ये कोई पुरुष है, ये मान लो। अब इसका बॉडी वेट कितना है? तो इसका बॉडी वेट मान लो 60 किलो है। तो पुरुषों का कुल शरीर वजन का कितना परसेंट? 8%। तो इसका कितना निकलेगा? 8% निकल के आएगा। क्या? तो इसका कितना निकल के आएगा? तो इसका 8% निकल के आएगा। तो इसमें कितना होगा? 4.8 लीटर इसमें जो ब्लड होगा। इसमें कितना लीटर ब्लड होगा? तो पुरुष में 4.8 लीटर ब्लड होगा। इसी प्रकार महिला में निकाले तो 7% के हिसाब से निकालेंगे ये तो महिला में इसका निकालेंगे तो महिला में 4.2 लीटर ब्लड निकल के आएगा।
यानी पुरुषों के कुल शरीर वजन का 8%, महिलाओं के कुल शरीर वजन का 7% होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। आगे अब लीटर में देखिए, लीटर में पुरुषों में 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। पुरुषों में कितना होता है? 5 से 6 लीटर। अब आगे महिलाओं में 4 से 5 लीटर रक्त होता है। 4 से 5 लीटर रक्त होता है। यह भी अपने को ध्यान रखना है कि पुरुषों में कितने लीटर होता है। तो पुरुषों में 5 से 6 लीटर होगा और महिलाओं में 4 से 5 लीटर होगा। लेकिन ये भिन्नता क्यों आ रही है? तो इस भिन्नता का कारण होगा महिलाओं के शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा होना। तो इसका अगला पॉइंट क्या होगा? महिलाओं में यह भिन्नता पाई जाने वाली वसा की मात्रा का ज़्यादा होना। यानी महिलाओं में क्या होता है कि वसा की मात्रा का ज़्यादा होना। इसके कारण ये क्या पाई जा रही है? वसा की मात्रा ज़्यादा हो रही है, तो ये पाई जा रही है। अब रक्त का पीएच मान यानी रक्त का तापक्रम, तो रक्त का तापक्रम होता है 38 डिग्री सेल्सियस यानी 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो रक्त का तापक्रम कितना होगा? रक्त का तापक्रम यानी टेम्परेचर, रक्त का तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियस होता है। 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ध्यान रखना, रक्त का तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये भी एकदम करेक्ट डाटा है। इनको यही ध्यान रखना है कि कितना होता है, तो ये फिक्स रहता है। रक्त का पीएच मान, अब इसके अलावा जो रक्त का पीएच मान कितना आता है वो भी देखेंगे। लेकिन एक बार अपन इसको पहले एक बार देखते हैं कि रक्त यानी ब्लड क्या है। तो रक्त एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक होता है। फिक्स है, ध्यान रखना क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त क्या है? रक्त क्षारीय विलयन होता है। क्यों? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान आगे देखेंगे, लेकिन ये 7.4 होता है। शरीर के बाहरी और आंतरिक वातावरण, इनके मध्य क्या करता है? ये दोनों के मध्य सेतु का काम करता है। कौन? ब्लड। इसके अलावा ये जल से मोटा होता है और भारी भी होता है। ये पुरुषों में कुल वजन का कितना परसेंट? तो 8% पुरुषों में पाया जाता है। और महिलाओं में कुल वजन का कितना पाया जाता है? तो ये 7% महिलाओं में पाया जाता है, जो अपन ने एग्जाम्पल के माध्यम से देख लिया। अब पुरुषों में लीटर में देखें तो पुरुषों में 5 से 6 लीटर पाया जाता है और महिलाओं में देखें तो महिलाओं में 4 से 5 लीटर पाया जाता है रक्त। अब जो ये भिन्नता आ रही है 5 से 6 लीटर और 4 से 5 लीटर, ये क्यों आ रही है? तो महिलाओं में क्या होता है? इस भिन्नता का कारण वसा की मात्रा क्या होती है? वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके कारण क्या होता है? वसा की मात्रा ज़्यादा होने के कारण रक्त कम पाया जाता है महिलाओं। अब रक्त का तापक्रम यानी इसका टेम्परेचर, तो 38 डिग्री सेल्सियस और 100.4 डिग्री क्या होता है? तो वो फ़ारेनहाइट होता है। रक्त का टेम्परेचर फिक्स होता है। अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ब्लड का टेम्परेचर अपने शरीर के तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा। ये ध्यान रखना। यानी फ़ारेनहाइट में देखें तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो दोस्तों एक बार इनको आप नोट करो, फिर आगे अपन इसके चलते हैं। तो दोस्तों अपन ने देख लिया ये टॉपिक देखे। अब आगे और देखते हैं रक्त के बारे में क्या क्या बातें निकल के आती है। तो रक्त के बारे में अगली बात निकल के आएगी कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है। औसत पीएच मान कितना होगा? औसत पीएच मान यानी एवरेज पीएच मान, औसत पीएच मान
तो इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो औसत पीएच मान कितना निकलेगा, 2 का भाग लगाएं तो 7.4 औसत पीएच मान निकल के आएगा और पीएच मान होता है। ध्यान रखना, औसत पीएच मान रक्त का ब्लड का पीएच मान कितना होगा, 7.4। करेक्ट पूछे तो 7.35 से 7.45 ही होगा, लेकिन औसत पीएच मान 7.4 होता है। अब 7.4 है तो 7 से अधिक, यानी 7 से अधिक जाते ही क्षारीय होता है और 7 से कम अम्लीय होता है, और 7 क्या होता है, उदासीन। तो ध्यान रखना, जो पीएच मान होता है, पीएच मान कैसे निकालते हैं, तो पीएच मान निकालने के लिए जो 7 होता है वो 7 उसको बोलते हैं उदासीन, यानी इस न तो अम्लीय है और न क्षारीय, लेकिन 7 से अधिक क्या होगा, क्षारीय, और 7 से कम क्या होगा, अम्लीय। जैसे जल क्या है, जल का पीएच मान होता है फिक्स 7। जल का पीएच मान कितना होता है, 7, क्योंकि इसको जल का टेस्ट नहीं हो सकता, मतलब स्वाद में न वो खट्टा है न मीठा है, तो ये क्या हुआ, जल क्या हुआ, उदासीन, यानी 7 होता है। लेकिन अपने रक्त का पीएच मान कितना था, तो 7.4, यानी 7 से अधिक है तो ये क्या हुआ, क्षारीय। अगर ये 7 से कम होता है तो क्या होता है, अम्लीय। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और ये कैसा है, तो ये क्षारीय है। तो आगे रक्त हल्का क्षारीय होता है, रक्त हल्का क्या होता है, क्षारीय होता है। अब रक्त अपारदर्शी है और नमकीन होता है। रक्त कैसा है, तो अपारदर्शी होता है, यानी रक्त में देख नहीं सकते, अपारदर्शी है, और नमकीन होता है, यानी थोड़ा खट्टा टाइप में होता है। तो देखिए रक्त कैसे होगा, रक्त अपारदर्शी रक्त कैसा होता है, तो अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी, और रक्त अपारदर्शी और नमकीन होता है। अब नमकीन क्यों होगा, यानी अगर अपन रक्त को थोड़ा सा बहुत उसको चखेंगे तो कैसा लगेगा, नमकीन लगेगा, लेकिन ये नमकीनता क्यों दिख रही है उसमें, तो रक्त में NaCl पाया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड की सांद्रता पाई जाती है, उसके कारण ये नमकीन दिख रहा है। तो अगला पॉइंट ये है नमकीनता, यानी रक्त की नमकीनता, रक्त की नमकीनता इसमें पाए जाने वाले, यानी रक्त में इसमें पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड की सांद्रता के कारण होता है। सांद्रता यानी घनत्व है, सांद्रता के कारण होता है। अब रक्त में सोडियम क्लोराइड की सांद्रता कितनी होती है, तो रक्त में सोडियम क्लोराइड की सांद्रता होगी, रक्त में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड NaCl की सांद्रता 0.90% होती है। कितनी होती है, तो 0.90% होती है। तो दोस्तों देखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान क्वेश्चन सीधा पूछेगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.35 से 7.45 ऑप्शन में आएगा, नहीं तो एक ऑप्शन में आएगा 7.4। तो रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45, या औसत पूछे तो 7.4 इसका पीएच मान होता है। रक्त कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। रक्त अपारदर्शी होता है और नमकीन होता है, ये भी अपने को पता लग गया। अब ये नमकीन क्यों होता है, तो रक्त की नमकीनता इसमें पाए जाने वाले क्या, नमक यानी सोडियम क्लोराइड के कारण होती है, अब कितना पाया जाता है, तो रक्त में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की सांद्रता 0.90% होती है। तो दोस्तों अपन ने रक्त के बारे में देख लिया। अब रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है, वो भी अपन 2-3 बातें और लिखेंगे। फिर इसके बाद में जो रक्त है वो कौन कौन से घटकों से मिलकर बना, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अपन ने इसके बारे में, रक्त के बारे में, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो देख लिए। अब अगला टॉपिक कौन सा आएगा रक्त के बारे में, तो वो देखिए
तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन, जैसे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता था? कोशिका का अध्ययन कहलाता था साइटोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, ऐसे ही रक्त का अध्ययन कहलाएगा हेमेटोलॉजी। इंपॉर्टेंट टॉप नोट लगा के लिखना, इंपॉर्टेंट है। रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी यानी हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। अब रक्त भी तो शरीर में बनेगा ना, तो कहाँ से बनेगा? तो रक्त का निर्माण करने के लिए जो कोशिका ये काम आएगी उसे हीमोसाइटोब्लास्ट कहते हैं, यानी रक्त का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हीमोसाइटोब्लास्ट कहलाती है। तो अगला पॉइंट होगा रक्त का निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? हीमोसाइटोब्लास्ट। क्या कहलाएगी? हीमोसाइटोब्लास्ट। क्या कहलाएगी? हीमोसाइटोब्लास्ट कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहलाएगी? तो हीमोसाइटोब्लास्ट कहलाएगी, रक्त का निर्माण करने वाली कोशिकाएं। अगला पॉइंट कि रक्त किसी भी पदार्थ को पूरे शरीर में इधर उधर ले जाने का कार्य करता है। तो अगला पॉइंट क्या होगा? रक्त किसी भी पदार्थ को पूरे शरीर में इधर उधर ले जाने का कार्य करता है। यानी किसी भी पदार्थ को इधर उधर ले जाने का काम कौन करता है? तो पूरे शरीर में तो वो रक्त ही करेगा। इसके अलावा रक्त जो अपन भोजन करते हैं, तो भोजन जो पचने के बाद जो रस बनता है उसको ऊतकों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो वो रक्त ही करेगा। तो अगला पॉइंट कौन सा होगा? रक्त पचे हुए भोजन की रसों को ऊतकों तक पहुंचाता है। तो दोस्तों अपन ने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में कि रक्त क्या है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन इंपॉर्टेंट है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखना, हेमेटोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा रक्त का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हीमोसाइटोब्लास्ट कहलाती है, हीमोसाइटोब्लास्ट कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। रक्त किसी भी पदार्थ को पूरे शरीर में क्या करता है? तो इधर उधर ले जाने का काम कौन करता है? तो वो कार्य भी कौन करेगा? तो रक्त ही करेगा। और रक्त पचे हुए भोजन की ऊर्जा को यानी रसों को ऊतकों तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? तो वो रक्त ही करता है। अब दोस्तों अपन ने इसकी हिस्ट्री पूरी पढ़ ली, एक बार ब्लड की पूरी हिस्ट्री पढ़ ली। अब रक्त कैसे बनता है, यानी रक्त में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो उनको एक बार अपन डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, यानी एक ही पेज पे देखेंगे, फिर उनका अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चले दोस्तों, अब देखेगा अपन रक्त का संगठन, यानी क्या देखेंगे अपन? तो रक्त का संगठन देखेंगे कि रक्त कैसे पूरा बनता है, यानी रक्त का संगठन देखेंगे अपन कि रक्त कैसे पूरा बन रहा है। तो रक्त में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है वो भी अपन देखेंगे। तो यानी रक्त का संगठन, तो रक्त कैसे बनता है वो देखिए। तो क्या होगा? रक्त का संगठन, यानी रक्त कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर, कौन कौन से जो कणिकाएं हैं प्लाज्मा उनसे मिलकर बन रहा है। तो रक्त का संगठन के लिए देखिए, इसको दो भागों में डिवाइड करके देखेंगे अपन। कितने? दो में। तो रक्त दो संगठन से मिलकर बना है, घटकों से मिलकर बना। उसमें पहला है प्लाज्मा। पहला कौन सा है? प्लाज्मा, यानी ए प्लाज्मा है। और बी कौन सा है? तो बी इसमें होगी कणिकाएं।
कणिकाएं, जिसे अपन रुधिराणु भी बोलते हैं, रुधिराणु भी बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर भी 3 चीज़ पाई जाती है। प्लाज्मा में जल, प्रोटीन और अन्य चीज़ मिलकर पाई जाती है, लेकिन प्लाज्मा में जल का परसेंट होता है 92%, यानी 92% प्लाज्मा में जल होता है, 7% प्रोटीन होती है और 1% अन्य चीज़ होती है। तो सबसे पहले अपन प्लाज्मा का देखेंगे कि प्लाज्मा में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा में 3 चीज़ पाई जाती है। कौन कौन सी? पहली जल। जल कितना परसेंट? तो ये पाया जाएगा 92% के लगभग, यानी 91, 92 या 90, कुछ भी लेकिन एग्जैक्ट 92%। दूसरा प्रोटीन। तो प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाएगा? तो प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाएगा 7%। और अन्य चीज़ें यानी अन्य लवण पाए जाएंगे प्लाज्मा में 1%। तो अपने को पता चल गया कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ है। प्लाज्मा में 92% जल है, प्रोटीन 7%, अन्य लवण 1% है। अब जो कणिकाएँ हैं यानी रुधिराणु है, तो उनमें क्या क्या पाया जाएगा? तो कणिकाएँ 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी 3 प्रकार की होती है। तो कणिकाओं को अपन डिवाइड करेंगे तो कितने प्रकार? तो कणिकाओं को 3 प्रकार में डिवाइड करेंगे। पहला होता है इसमें आरबीसी। पहला कौन सा आएगा? आरबीसी। दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी इसमें आएगी वो रहेगी प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाएं। ये अपने को पता चल गया कि इसमें कौन कौन से घटक है। तो कणिकाओं में 3 है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये क्लियर भाग है। यानी रक्त के 2 घटक है, प्लाज्मा और कणिका। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो जल, प्रोटीन और अन्य लवण। इसी प्रकार कणिकाओं में क्या क्या होती है? तो कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। अब आरबीसी होती है, ये कणिकाओं की कितनी % होती है? लेकिन सबसे पहले अपन एक बार इसको देखें कि रक्त के संगठन में प्लाज्मा और कणिका ये 2 भाग होते हैं, लेकिन प्लाज्मा कितना % होता है रक्त में? तो प्लाज्मा 55% होता है। कितना होता है? तो 55% होता है। प्लाज्मा कितना %? 55%। और कणिका ये रक्त की कितने % होती है? तो ये होगी 45%। कितनी होगी? 45%। यहाँ पे ध्यान रखना, 55 की जगह 60 भी आ सकता है और 45 की जगह 40 भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि प्लाज्मा 55% होता है और कणिकाएँ 45% होती है। लेकिन अब जो कणिकाएँ हैं वो कणिकाएँ कितनी %? जो कणिकाएँ 45% होती है, उनमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में कितना % होगा? तो आरबीसी के अंदर कणिकाएँ कितनी होगी? तो आरबीसी 95% पाई जाती है। पूरे ब्लड में आरबीसी 95% होती है। डब्ल्यूबीसी पूरे ब्लड में 0.1% होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? 0.1%। और जो प्लेटलेट्स हैं वो कितने % होती है? तो प्लेटलेट्स होगी 4.9%। 4.9% होती है। ये भी अपने को जो फैक्ट है वो बिल्कुल क्लियर ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब दोस्तों, जो आरबीसी है यानी रेड ब्लड कार्पल्स है, लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये भी 3 प्रकार की होती है। आरबीसी है वो 95% होती है। अब जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के भी दोस्तों 2 भाग होते हैं, यानी डब्ल्यूबीसी के भी कितने भाग कर दिए अपन ने? तो डब्ल्यूबीसी के 2 भाग कर दिए, एक ग्रेनुलोसाइट और दूसरा एग्रेनुलोसाइट। यानी पहला भाग कौन सा होगा? ग्रेनुलोसाइट। पहला भाग ग्रेनुलोसाइट और दूसरा भाग एग्रेनुलोसाइट। यानी दोस्तों अपने को ये कंफर्म पता लग गया इस चीज़ का कि पहला भाग ग्रेनुलोसाइट, दूसरा एग्रेनुलोसाइट। किसके भाग है? तो डब्ल्यूबीसी के भाग है ये दोनों। तो डब्ल्यूबीसी को अपने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। हिंदी में अगर इनको देखें तो कणिका में यानी कण में और कण में दोनों भागों का अपने को पता लग गया। अब देखिए दोस्तों, जो ग्रेनुलोसाइट है और जो एग्रेनुलोसाइट है 2 भाग हो गए डब्ल्यूबीसी के, लेकिन डब्ल्यूबीसी 0.1% है, उसका ग्रेनुलोसाइट कितना % होगी? तो वो 70% होगी। ध्यान रखना 70% होगी। कितना होगी? तो 70% ग्रेनुलोसाइट होगी। एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी का कितना % है? तो ये 30% होगी। कितना % होगी? तो ये 30% होगी। ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये कितना % है? 30% होगी।
अब दोस्तों ग्रेनुलोसाइट है, ये ग्रेनुलोसाइट को 3 भागों में बांटा जाता है, यानी इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इस चार्ट को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसको देखने पर ही कंफर्म होगा कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह है। इससे ही क्वेश्चन बनेंगे, यानी रक्त से संबंधित क्वेश्चन डेफिनेटली यही बनेंगे। तो ग्रेनुलोसाइट में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। कौन सी? न्यूट्रोफिल, सबसे पहले न्यूट्रोफिल, दूसरी इओसिनोफिल, और तीसरी बेसोफिल। तीसरी कौन सी होगी? तो तीसरी होगी बेसोफिल। यानी जो 3 प्रकार की कणिकाएं हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, यह ग्रेनुलोसाइट यानी कणमें के भाग है। जो WBC की मेन भाग कौन सा है? ग्रेनुलोसाइट। उसके 3 भाग कौन से हैं? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। अब जो एग्रेनुलोसाइट है, इसके भी 2 भाग होते हैं, ये भी ध्यान रखने की बात है दोस्तों। 2 भागों में पहला लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट। पहला लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये ध्यान देने की बात है। अब अपन इसको डिवाइडेशन देखेंगे एक बार, कि सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? रक्त का संगठन, यानी रक्त कितनी चीज़ों से मिलकर बन रहा है? तो 2 चीज़ों से, प्लाज्मा और कणिकाएं। प्लाज्मा का कितना % होता है? तो 55%। कणिकाओं का कितना % होता है? तो 45%। ये क्लियर है। अब प्लाज्मा में 3 भाग पाए जाते हैं। कौन सा? जल कितना %? 92%। प्रोटीन 7% और अन्य लवण 1% पाया जाता है। तो ये तो प्लाज्मा हो गया, जो रक्त का कितना था? 55%। और उसके अपन ने डिवाइड कर दिया कौन कौन सी इसमें चीज़ें आती है। अब जो कणिकाएं यानी रुधिराणु थे, ये रक्त का कितना %? 45% होती है। लेकिन इसमें कितनी चीज़ें पाई जाएंगी? तो इसमें 3 चीज़ पाई जाती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब जो कणिकाओं की जो 45% है, उसका RBC कितना % है? 95%, WBC 0.1% और प्लेटलेट 4.9% है। लेकिन ये 3 चीज़ पाई जाती है कणिकाओं में, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। लेकिन WBC के भी 2 भाग बना दिए अपन ने। कौन से? ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, यानी कणमें और अकणमें। लेकिन जो ग्रेनुलोसाइट है वो 70% पाई जाएगी, WBC की 70%, और एग्रेनुलोसाइट है वो 30% पाई जाएगी, WBC की। अब आगे जो ग्रेनुलोसाइट यानी कणमें हैं, उसके 3 प्रकार यानी 3 कोशिकाएं पाई जाती है। उसमें न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ये ध्यान देने की बात है दोस्तों, कि इनको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, यानी प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी कोशिका से हीपेरिन प्रोटीन स्राव होता है, तो वो बेसोफिल कोशिका से होगा। कौन सी? बेसोफिल से। तो अपने को ये पता रखना है। इसी प्रकार जो एग्रेनुलोसाइट अकणमें है, उसके भी 2 भाग होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इस प्रकार अपन ने पूरा डायग्राम एक बार देख लिया दोस्तों। अपने को पता लग गया कि रक्त का संगठन किस प्रकार होता है प्लाज्मा और कणिकाओं में, ये अपने को पता रखना है। अब अपन इसका एक एक भाग का विश्लेषित एनालिसिस करेंगे, मतलब प्लाज्मा को पढ़ेंगे कि प्लाज्मा में प्रोटीन है 7%, उसको निकाल के पढ़ेंगे। फिर अपन कणिकाओं में पढ़ेंगे RBC को, WBC को, प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे। इस प्रकार अपन पूरे पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं अपन। तो दोस्तों अब अपन ने इसका संगठन देख लिया। अब जो रक्त का पहला संगठन यानी प्लाज्मा, और दूसरा जो कणिकाएं थी, उनमें से पहला निकाल के पढ़ेंगे प्लाज्मा। तो पहला संगठन अपना कौन सा आ रहा है? प्लाज्मा। अब देखिए दोस्तों, प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा के बारे में अपन देखेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा एक तरल होता है, यानी ये रक्त का 55% पाया जाता है और ये तरल होता है। दूसरी बात, ये कैसा होता है? तो ये हल्का पीला होता है। लेकिन ये पीला क्यों होता है? तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसके अपचित यानी बिना पचा हुआ जो हीमोग्लोबिन है, उसके बिलिरुबिन के कारण ये होता है। आगे जो प्लाज्मा है, कि प्लाज्मा में 92% जल पाया जाता है। लेकिन ये क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। जब प्लाज्मा में से प्रोटीन, अपन ने देखा था कितना % था? 7%। तो प्लाज्मा में से प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? सीरम बचेगा। तो ये सभी इसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, तो ये प्लाज्मा है। यह प्लाज्मा रक्त का कितना % होता है? तो यह रक्त का 55% भाग होता है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा इससे, कि
यह हल्का पीला होता है। यह हल्का यानी इसका रंग हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है। अब ये पीलापन किसके कारण आ रहा है? तो ये पीलापन हीमोग्लोबिन, क्योंकि ब्लड में क्या पाया जाता है, रक्त में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये है पीलापन रक्त में हीमोग्लोबिन के अपचित यानी बिना पचा हुआ अपचित वर्णक। जो हीमोग्लोबिन में क्या है, बिलिरुबिन है, लेकिन वो पचा हुआ नहीं है, तो हीमोग्लोबिन के अपचित वर्णक बिलिरुबिन के कारण पाया जाता है। बिलिरुबिन के कारण होता है। तो हल्का पीला जो इसका पीलापन है वो किसके कारण आ रहा है? हीमोग्लोबिन के अपचित वर्णक बिलिरुबिन के कारण आ रहा है, ये भी ध्यान रखना। अब आगे प्लाज्मा में इसमें 92% जल होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसमें यानी रक्त में या प्लाज्मा में एक ही बात है, इसमें 92% जल होता है जिसे सीरम कहते हैं। ध्यान रखना, इसे क्या कहेंगे तो सीरम कहेंगे। जैसे मान लो रक्त है, रक्त में से जैसे प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में 3 चीज़ बताई थी अपन ने कि उसमें जल है 92%, प्रोटीन है 7% और अन्य लवण है 1%। तो अगर प्लाज्मा में से प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? सीरम बचेगा। तो अगला पॉइंट, अगर प्लाज्मा में से प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो सीरम बचता है। सीरम बचता है। देखिए दोस्तों, क्या बचता है? सीरम बचता है। क्योंकि अपन ने प्लाज्मा में 3 संगठन पढ़े थे। मान लो ये प्लाज्मा था, ये क्या था? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी थी, जल, दूसरा प्रोटीन और तीसरा अन्य लवण। तो अगर इसमें से जो प्रोटीन का भाग है इसको बाहर निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सीरम। क्या हो जाएगा? सीरम हो जाएगा। तो दोस्तों अपन इसके बारे में ये देखा, क्या देखा कि रक्त का 55% भाग होता है कौन? प्लाज्मा। रक्त, इसका रंग कैसा? हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। लेकिन ये पीलापन किसके कारण आ रहा है? तो हीमोग्लोबिन के अपचित वर्णक क्या है? बिलिरुबिन के कारण आ रहा है। बिलिरुबिन, ध्यान रखना, बिलिरुबिन के कारण हो रहा है। इसमें 92% क्या होता है प्लाज्मा में? जल, जिसे सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। अगर प्लाज्मा में से क्या निकाल दिया जाए? प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए। आपको बता रहा हूँ, प्लाज्मा में से प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? तो सीरम बचता है। ध्यान रखना, क्या बचेगा? सीरम बचेगा। अब आगे, अब इसमें क्या हुआ है? अपने को प्लाज्मा में दिया और निकाल लिया, जल के भाग को पढ़ लिया। अब जो प्लाज्मा में प्रोटीन वाला भाग है उसको भी अपन देखेंगे, लेकिन एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अपन ने ये पढ़ लिया किसके बारे में? प्लाज्मा के जल के बारे में पढ़ लिया, यानी सीरम कहते हैं। अब जो अगला अपना टॉपिक रहेगा वो प्रोटीन, यानी प्लाज्मा में कौन सा? 7% प्रोटीन पाई जाती है। तो अगला टॉपिक क्या रहेगा? प्रोटीन। जो प्रोटीन प्लाज्मा में कितनी % थी? प्रोटीन जो 7% थी उसके बारे में पढ़ेंगे कि 7% प्रोटीन थी प्लाज्मा में, उसके 4 भाग थे। यानी प्रोटीन कितने प्रकार की थी? जो 7% प्रोटीन है उसमें कितनी प्रोटीन आएगी? तो 4 प्रोटीन आएगी। कौन कौन सी प्रोटीन आएगी वो देखना, इसमें 4 प्रोटीन आएगी। 4 प्रोटीन में पहली प्रोटीन कौन सी रहेगी? तो पहली प्रोटीन रहेगी उसको बोलेंगे एल्ब्यूमिन। क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमिन। पहली प्रोटीन कौन सी है? तो एल्ब्यूमिन। अब ये क्या करेगी? ये रक्त में यानी प्लाज्मा जो प्रोटीन कितने % थी? 7%। अब 7% में जो प्रोटीन पढ़ रहे हैं 4 प्रकार की, उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी है? एल्ब्यूमिन। ये कितने %? 65%। ये है प्लाज्मा, ये प्रोटीन में
ये प्रोटीन में 65% पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 65% पाई जाती है। ये क्या काम करती है? तो ये क्या काम करेगी? तो ये रक्त में चिपचिपाहट लाती है। तो रक्त में चिपचिपाहट कौन लेके आएगी? तो रक्त में चिपचिपाहट एल्ब्यूमिन प्रोटीन लेके आएगी। जो प्रोटीन 7% है प्लाज्मा में, उसके 4 भाग है। पहला एल्ब्यूमिन, तो एल्ब्यूमिन ये प्रोटीन में 65% पाई जाती है, ये रक्त में चिपचिपाहट लाती है। अब जो दूसरा प्रोटीन आएगा, वो दूसरा प्रोटीन कौन सा होगा? तो एल्ब्यूमिन के बाद में ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन दूसरा, ग्लोब्यूलिन दूसरा कौन सा आएगा? तो ग्लोब्यूलिन। अब दूसरा प्रोटीन क्या करेगा? तो ये रक्त में क्या करेगा? ये रक्त में लौह तत्वों को लेकर चलता है। ब्लड के अंदर जो आयरन होता है, लौह तत्व होता है, उसको लेकर कौन चलता है? तो ब्लड में लौह तत्व को लेकर चलने वाला प्रोटीन ग्लोब्यूलिन होता है, यानी ये ब्लड में लौह तत्वों को लेकर चलता है। लेकिन ये क्या बनाता है? शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? यह शरीर में लौह तत्व को लेकर चलता है, लौह तत्व को लेकर चलता है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसके बारे में? यह शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। देखिए दोस्तों, आपको बताऊं मैं, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, वो ये शरीर में लौह तत्वों को लेकर चलता है और शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। जो अपने प्लाज्मा में 7% प्रोटीन है, उसका डिवाइडेशन देख रहे हैं अपन कि इसमें 4 प्रोटीन आते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। और अब अगला पॉइंट आएगा, तो अगला पॉइंट कौन सा रहेगा? अगली प्रोटीन, तो उसे बोलेंगे फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। देखिए दोस्तों, इसका क्या काम है? फाइब्रिनोजन, तो यह थक्का जमाने का काम करता है। शरीर में रक्त का थक्का जमाने का काम फाइब्रिनोजन प्रोटीन करता है। तो रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करेगा? तो फाइब्रिनोजन। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? यह शरीर में रक्त का थक्का, यानी ब्लड क्लोटिंग थक्का, रक्त का थक्का जमाता है। तो शरीर में रक्त का थक्का कौन जमाएगा, यानी क्लोटिंग का काम कौन करेगा? तो वो फाइब्रिनोजन, यानी शरीर में रक्त का थक्का जमाने का काम फाइब्रिनोजन प्रोटीन करेगा। अब लास्ट प्रोटीन, यानी प्रोटीन के 7% में 4 भाग हैं, तो लास्ट प्रोटीन चौथा कौन सा आएगा? तो चौथा आएगा प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा आएगा? प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, ये क्या काम करेगा? तो ये फाइब्रिनोजन के साथ सहयोग करके थक्का जमाएगा। तो इसका काम ये है फाइब्रिनोजन का सहयोग करता है। ये भी अपने को ध्यान रखना, यानी दोनों ही प्रोटीन क्या कर रहे हैं? दोनों ही प्रोटीन ये इसका क्या कर रहा है? सहयोग कर रहा है इस चीज़ का। किसका? फाइब्रिनोजन का क्या कर रहा है? सहयोग। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे? रक्त का थक्का ही जमाएंगे। तो दोस्तों, ये अपन ने क्या पढ़ा? प्रोटीन। तो प्रोटीन के इसमें 4 भाग आ गए। कितने भाग थे? 4 भाग थे। 4 भाग कौन कौन से 4 भाग निकल के आए? तो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा, और जो चौथा भाग है वो अपन ने प्रोटीन के देख लिए कि पहला प्रोटीन एल्ब्यूमिन क्या कर रहा है? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन ये 65% है। किसका? प्रोटीन का 65% सबसे ज़्यादा है। और ये रक्त में क्या ला रहा है? तो रक्त में ये ला रहा है चिपचिपाहट का काम कौन कर रहा है? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन कर रहा है। ग्लोब्यूलिन क्या कर रहा है?
ये शरीर में लोह तत्वों को लेकर चल रहा है, आयरन यानी हेमेटिन प्रोटीन, हेमेटिन को लेकर चल रहा है, लोह तत्वों को लेकर चल रहा है। और ये शरीर में क्या कर रहा है, तो एंटीबॉडी का निर्माण भी शरीर में ग्लोबुलिन प्रोटीन कर रहा है, ध्यान रखना। जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है तीसरा, ये शरीर में क्या कर रहा है, तो ये शरीर में रक्त का थक्का जमा रहा है, यानी क्लोटिंग का काम कर रहा है। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन काम कर रहा है, फाइब्रिनोजन। और प्रोथ्रोम्बिन है जो चौथा प्रोटीन है, ये क्या कर रहा है, तो ये फाइब्रिनोजन का क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है, यानी जो ये है इसका क्या कर रहा है, इसका सहयोग कर रहा है। तो फाइब्रिनोजन का काम क्या था, थक्का, तो प्रोथ्रोम्बिन भी क्या करेगा, थक्का ही बनाएगा। तो दोस्तों अपन ने प्लाज्मा के पूरे पढ़ लिए, यानी प्लाज्मा के बारे में अपन ने जल पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, अन्य भी चीज़ें आ गई। लेकिन अब इसमें जो आएगी वो कौन सी, तो कणिकाएं आएगी, यानी ब्लड संगठन का दूसरा भाग कणिकाएं, जो 45% है। अपन ने प्लाज्मा का 55% का भाग पढ़ लिया। अब जो कणिकाएं होती है 45%, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आएगी, वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड, सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, इसलिए आप क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।